हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल बिगर जो एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रस्तावना की कुछ ऐसे शब्द के बारे में जिनका आपका अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। हमने लास्ट टाइम आपसे प्रस्तावना यानी उद्देशिका के बारे में बात की थी। हमने बताया था, उद्देशिका का महत्व बताया था आपको, और उद्देशिका हमारी बात की वो आपको हमने बताई थी। आज हम उनके कुछ वर्ड्स लेकर आए हैं, कुछ शब्दों का आपके सामने व्याख्या करेंगे कि इनका महत्व है हमारे भारत के संविधान में। तो वो वर्ड्स हैं, प्रभुत्व संपन्न वर्ड है, इसका महत्व आज हम इसका अर्थ जानने वाले हैं। इनका लोकतंत्रात्मक शब्द का अर्थ जानेंगे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और गणतंत्र। इन शब्दों का आज हम इनका अर्थ आपको विस्तृत में बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रभुत्व संपन्न के बारे में। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है, आज हम ये देखेंगे। इसमें सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसका अर्थ है कि भारत जो होता है वह बाह्य और आंतरिक शक्तियाँ जो होती है, यानी जो विदेशी राज्य हैं उनके अधीन नहीं है, उनसे स्वतंत्र है, उसकी खुद की अपनी सत्ता है। तो इसका अर्थ ये जानेंगे हम कि भारत राज्य जो हमारा है वह विदेशी सत्ता से पूर्णतः स्वतंत्र है, उस पर किसी भी बाह्य शक्ति का दबाव नहीं है। यानी कि किसी भी, जैसे पहले अंग्रेजों का शासन था तो हमारा भारत पहले अंग्रेजों का गुलाम था, परंतु अब वह गुलाम नहीं है किसी का भी, उसकी खुद की सरकार है, वह स्वतंत्र है, वहाँ पे खुद की सरकार के उसी के अधीन है। तो यहाँ पे वो बाहर की शक्ति यानी अदर कंट्रीज उसके किसी के अधीन नहीं है, सबसे स्वतंत्र है। ये प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है। अब हम जानते हैं लोकतंत्रात्मक का अर्थ। लोकतंत्रात्मक का अर्थ है कि जो भारत की सरकार है, भारत की सरकार की जो शक्ति है उसका स्रोत क्या है, लोकतंत्र यानी लोक। यहाँ पर जनता इसका स्रोत है। यहाँ पर जनता को महत्व दिया गया है। इसमें कहा गया है कि ये जो सरकार है वो जनता की है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए है। यहाँ पर 3 वर्ड यूज करे गए हैं सरकार के बारे में। जो भारत सरकार है वो किसकी है, वो जनता की है, क्योंकि जनता खुद चुनती है। जनता के लिए, जनता के लिए, जनता की और जनता के द्वारा, ये आएगा इसमें। इसके तीनों वर्ड आ जाएंगे इसमें, ये लोकतंत्रात्मक में आ जाएंगे। इसमें जनता को महत्व दिया गया है, नॉर्मल आम जनता को। अब हम बात करेंगे समाजवाद की। तो समाजवाद से आप समझते हैं समाज, यहाँ पर समाज से इसका अर्थ नहीं है, यहाँ पर इसका समाज से अर्थ ना हो कि अलग है, उल्टा है। यहाँ पर समाजवाद का अर्थ है आर्थिक व्यवस्था से, आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक न्याय। यहाँ पे आर्थिक वर्ड यूज किया गया है समाजवाद के लिए कि जो हमारा जो समाज है वो आर्थिक रूप से जो इसके उत्पादन के जैसे हमारे जो भी होते हैं उत्पादन के सामग्री जो भी होती है वो सब सरकार के नियंत्रण के अधीन होगी। इसमें समाजवादी में कहा गया है कि जितने भी उत्पादन के साधन हैं वो सब सरकार के अधीन होंगे, और इसमें कितनी उनकी मात्रा रखनी है क्या, ये सब सरकार डिसाइड करेगी, वो नॉर्मल इंसान नहीं करेगा। जो अर्थव्यवस्था है वो सरकार के अधीन है, और इसमें हमारे यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये समाजवाद का अर्थ है। यहाँ पर समाजवाद का अर्थ आर्थिक स्थिति से है। अब हम बात करेंगे पंथ निरपेक्ष की। पहले तो आपको बता दें, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और ये अखंडता, ये तीनों हमने आपको बताया था लास्ट टाइम। 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। 42वें, ये हमारे संविधान में पहले नहीं थे, मूल संविधान में ये नहीं थे शब्द, इनको 42वें से जोड़ा गया था। इन तीनों को पंथ निरपेक्ष का अर्थ है, यहाँ पर पंथ का मतलब धर्म है, इसे धर्म निरपेक्ष भी कहा जाता है। धर्म निरपेक्ष, धर्म से आप समझते हैं धर्म। तो यहाँ पे धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कहा गया है, तो वो किस अर्थ में आप लेंगे। यहाँ पर ये कहा गया है कि भारत जो है ये सभी धर्मों को समान अवसर प्रदान करेगा, इसका कोई राज्य धर्म नहीं है। मतलब भारत का कोई पर्सनली कोई धर्म नहीं है कि हाँ वो हिंदू को मानता है, सिख को मानता है, कौन से धर्म को फॉलो करता है, वो किसी भी धर्म को फॉलो करता है, उसका कोई अपना धर्म नहीं है। वो सभी धर्म को समान रूप से मानता है, सबको बराबर मात्रा में अहमियत देता है, किसी को ज़्यादा है किसी को कम नहीं देता है। यहाँ पे वो भी जो भी है वो बराबर है। यहाँ पे सभी, तो आपने देखा होगा सभी धर्म के लोगों को भारत में संपूर्ण अधिकार सब कुछ प्राप्त है। अब हम बात करते हैं अखंडता की। तो यहाँ पर अखंडता का अर्थ है कि इसमें जो पृथकता, जो भी पृथक होने की बात होती है उसको रोकने के लिए, यानी कि यहाँ पे जितने भी राज्य हैं उनको अलग होने की शक्ति प्रदान नहीं है, वो सब एक होकर ही रहेंगे। ये अखंडता का अर्थ है यहाँ पे। जैसे कि आप जानते हैं जो हमारे भारत देश में कई राज्य हैं, तो इन राज्यों को ये अधिकार नहीं है कि वो भारत से अलग होकर
ये पूरा जो भारत है इससे अलग होने की शक्ति नहीं है किसी भी राज्य को प्राप्त। वो इसी का अंग रहेंगे और उनको अलग होने का अधिकार नहीं है, ये बोलता है अखंडता। क्योंकि अगर अलग हो जाएंगे तो फिर हमारे देश में एकता बनेगी नहीं, इसलिए अखंडता का अर्थ है एकता से रहने, मतलब एकता समझ सकते हैं आप इसका अर्थ, कि इसका एकजुट होने से अर्थ है यहाँ पर किसी भी राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वो अलग हो सकता है या अलग होने के लिए अधिकार रखता है। अब हम गणतंत्र की बात करते हैं। तो गणतंत्र का अर्थ है यहाँ पर कि जो हमारा राजा होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, यानी पहले के ज़माने में आपको पता है कि राजा होते थे, राजा कोई शासन था, उनके बाद में उनके पुत्र राजकुमार बनते थे, फिर वही राजा करते थे, राजा के बेटा राजा होगा, वो वाली बात थी पहले। लेकिन अब ये नहीं है, ये हमारे स्वतंत्र भारत के बाद में ये सारी चीज़ें नहीं रही हैं। हमारे यहाँ पर जो होगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी होगा, जो वहाँ का राजा, वही हमारा अध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष, जो देश की जनता निर्वाचित करती है वही होगा। अब यहाँ पर ये वाली पद्धति खत्म कर दी गई कि राजा का बेटा राजा होगा। यहाँ पर जो जनता निर्वाचित करेगी, जिसको चुनेगी, वही बनेगा यहाँ का राष्ट्र अध्यक्ष। यहाँ पर जनता का शासन है और जनता के द्वारा ही चलाया जाएगा। ये कुछ बातें थी, ये कुछ इनके बारे में हमने आपको इनका अर्थ बताया है कि इनका क्या अर्थ है हमारी संविधान की प्रस्तावना में। इनको आप देख लीजिएगा और विस्तार समझ लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अनुच्छेद की बात करेंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो मिलते हैं आपसे। थैंक यू।